हम पढ़ने जा रहे हैं इसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां और इसके लेखक हैं नागार्जुन। बच्चों, हिंदी गद्य में अनेक विधाएं हैं। जैसे आप पाठ पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें कहानी लेखन है, निबंध लेखन है, लेख है जो अलग अलग तरीके से हैं। कहीं पे हम एकांकी देखते हैं, कहीं हम काव्य देखते हैं, अलग अलग तरह से है। इसी प्रकार गद्य में भी आपकी अलग अलग विधाएं हैं। आपके इसमें कहानी लेखन है, साथ में इसमें निबंध लेखन भी है या रेखा चित्र और संस्मरण। तो जो आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं ये आपका निबंध है। निबंध विधा में ये लिखा गया है। इसमें हिमालय के बारे में बताया है और यहाँ पर हिमालय और नदियों को मनुष्य के रूप में, जैसे हम मनुष्य के साथ बातचीत करते हैं, मनुष्य के शरीर के अंगों का वर्णन करते हैं, लेखक ने यहाँ इस पाठ में हिमालय को भी मानवीकृत किया है। जैसे हम मनुष्य आचार विचार करते हैं उसी प्रकार उन्होंने यहाँ पे हिमालय को लिया है। इस प्रकार की विधा को हम मानवीकरण कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। इस पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्णन किया है। वो कहता है कि जब उसकी चोटियों से जो नदियाँ निकलती हैं वे कैसे समय समय पर अपना रूप परिवर्तित करती जाती हैं। जैसे जब वो पर्वत से निकलती हैं तो उनका आकार प्रकार कुछ और होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मैदानी इलाकों की तरफ जाते हैं उनका आकार प्रकार, उनका स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। तो लेखक ने यही इस पाठ में बताया है। लेखक कहता है कि आज तक वो जब तक दूर से हिमालय को देखता था तो उसको वहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वे उसे बहुत ही सुंदर प्रतीत होती थी। बच्चों, आप भी देखते होंगे कि जब आप पहाड़ियों पर देखते हैं कि पहाड़ियों से निकलने वाला जो प्रपात है वो देखकर ही बहुत सुंदर लगता है। ऐसे ही लेखक को भी जब वो दूर से देखता था हिमालय से निकलने वाली नदियों को, उसे नदियाँ बहुत ही सुंदर प्रतीत होती थी। दूर से देखने पर वो उसे ऐसी लगती थी कि कोई शांत गंभीर महिला हो। वे उसे संभ्रांत महिला जैसी लगती थी। संभ्रांत महिला अर्थात शिष्ट महिलाएं जो बहुत ही धीर गंभीर हैं और बड़ी शांति से चलती हैं, शांति से बातचीत करती हैं। उसी प्रकार उसे लगता था ये नदियाँ भी बिल्कुल शांत और गंभीर रूप में पहाड़ से निकलती हुई मैदानी इलाकों की तरफ चली जाती हैं। लेखक के मन में उनके प्रति बहुत ही श्रद्धा और आदर का भाव था। लेखक को लगता था कि जब उसमें डुबकी लगाता है तो उसके अंदर से ऐसी भावनाएं उठती थी मानो वो अपनी माँ की, नानी या बुआ या बड़ी मौसी की गोद में खेल रहा हो। नदियों में डुबकी लगाने पर उसके प्रति उसको बहुत ही आत्मीयता की भावना प्रतीत होती थी। उसे लगता था कि नदियाँ जो है उसकी बहुत अपनी हैं, बहुत करीबी हैं। उसे वहाँ पर परायेपन का एहसास नहीं होता था। आज तक लेखक ने नदियों को दूर से ही देखा था। अब उसे लगा कि एक बार जब वो लेखक उसके पास पहुंचा, हिमालय के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि जो वो सोचता था यहाँ उससे ठीक उलट है। लेखक दूर से देखकर उसे लगता था बहुत शांत गंभीर है, लेकिन एक बार लेखक को हिमालय को करीब से जानने का मौका मिला, हिमालय की चढ़ाई चढ़ने का मौका मिला। जब वो हिमालय की चढ़ाई चढ़ा तो उसे नदियों को बहुत करीब से देखा। जब उसे नदियों को करीब से देखा तो उसे नदियाँ बहुत ही आकर्षक लगी, लेकिन उसका जो सोचता था उसके ठीक उलट यहाँ पर नदियाँ उसे बहुत ही उलट तेज बहाव से बहती हुई दिखी। बच्चों, पहाड़ों पर पत्थर होते हैं, चट्टानें होते हैं, नदियाँ पहाड़ों से अपना रास्ता बनाते हुए नीचे आती हैं। तो खुद से जब वो रास्ता बनाती हैं तो अपने साथ वो पत्थर और चट्टानों को बहाते हुए लाती हैं। जब वो अपने नदियों के किनारों पर, जब अपने तटों पर टकराती हैं तो उसमें बहुत तेज उछाल आता है। तो जो पहाड़ों से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो बहुत ही तेज बहाव के साथ और उछल कूद के साथ नीचे आती है। तो लेखक को ये रूप उसका बहुत ही आश्चर्यजनक लगा, बहुत उसको ये देखकर हैरानी हुई, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि वास्तव में नदियाँ पहाड़ों पर कैसी दिखाई देती हों। वो मानता था कि जो गंगा यमुना सरस्वती जो वहाँ से निकल रही है पहाड़ों से, ये नदियाँ बहुत ही कम, बहुत ही दुबली पतली, बहुत कम जगह लेकर ही वहाँ से बह रही थी। लेकिन जब ये नदियाँ समतल मैदान में पहुँचती हैं तो इनका विस्तार हो जाता है। बच्चों, पहाड़ों पर नदियों को रास्ता बनाना पड़ता है। वहाँ पर अनेक छोटे छोटे जलधाराएं होती हैं। यही जलधाराएं मिलती मिलती एक नदी का स्वरूप ले लेती हैं। लेकिन जब ये जलधाराएं नीचे तक पहुँचती हैं, मैदानी इलाकों में पहुँचती हैं, तो इस पानी को फैलने का जगह मिल जाता है। यहाँ फैलाव बढ़ जाता है, इनका विस्तार हो जाता है
और जब उनको विस्तार मिलता है, विस्तार के कारण उनका उछलना कूदना कम हो जाता है, क्योंकि बहाव कम हो जाता है। अभी जब पहाड़ों से वो इधर उधर टकराती हुई आती हैं तो बहाव तेज होता है, लेकिन जैसे ही वो मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं, विस्तार बढ़ जाता है, फैलाव बढ़ जाता है। वहाँ उन्हें किनारे पर कोई तट पे टकराने की जगह नहीं है, तट नहीं है उनके लिए बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि खुला बहाव है, खुला मैदान है। तो वो समतल मैदान में आते ही चौड़ा पाट हो जाने के कारण उनका बहाव कम हो जाता है, उसमें शांत स्निग्धता आ जाती है। वहाँ पर आकर नदियाँ ऐसी लगती हैं कि वो बिल्कुल ही शांत और गंभीर हो गई। जो ऊपर पहाड़ों में उछल कूद मचा रही थी, जैसे ही वो मैदानी इलाकों में पहुँचती है वो बिल्कुल शांत और गंभीर हो जाती है। लेखक कहता है कि इनका उछलना कूदना, खिलखिलाना, अनेक तरह की भाव भंगिमाएं बनाना, उल्लास, ये सब मैदानी इलाकों में आते ही समाप्त हो जाता है। वो कहते जब ये नदियाँ जो पहाड़ों में इतना उछल कूद मचा रही थी, लेकिन ये मैदानी इलाकों में पहुँचते ही ये बिल्कुल शांत और निर्मल हो जाती है। इनका शोर शराबा सब कुछ बंद हो जाता है, इनका स्वरूप, इनका आकार सब कुछ बदल जाता है। जो नदियाँ पहाड़ों पर बिल्कुल अल्हड़ बाला जैसी प्रतीत हो रही थी, वे यहाँ पर मैदानों में आते ही विशाल और शांत रूप में बहने लगती है। वो कहता है कि पहाड़ों पे जैसे उसने अब यहाँ पे नदियों के उसने तुलना अल्हड़ बालाओं से किया। अल्हड़ बाला अर्थात लड़कियाँ। वो कहते जो पहाड़ की जो शोक लड़कियाँ हैं, जो चंचलता उनके अंदर है, वो वैसी ही ये नदियाँ वहाँ पर पहाड़ों पर चंचलता के साथ बहती हैं। लेकिन यही चंचल लड़की जब मैदानी इलाकों में पहुँचती है तो ये बहुत ही शांत और गंभीर हो जाती है। वो कहता है कि जैसी ये यहाँ पर दिखाई देती, नदियाँ जैसी दिखती हैं, ऐसी कोई सुंदर कन्या और कली भी उसे इतना आकर्षित नहीं कर पाई जितनी कि उसे ये हिमालय की बेटियाँ। बच्चों, ये हिमालय की बेटियाँ इसने किसको कहा? जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। हिमालय से जैसा कि आप जानते हैं अनेक नदियाँ निकलती हैं, गंगा यमुना निकलती है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर से आप जानते हैं कि वहाँ से भी अनेक नदियाँ निकलती हैं, जिसके कारण हमारे पंजाब को पंजाब नाम मिला, अर्थात पांच आब, पांच नदियाँ। तो वहाँ से आपकी चेनाब, रावी, सतलज, झेलम, इतनी सारी नदियाँ वहाँ से निकलती हैं। तो वो हिमालय की दूसरी ओर चली जाती हैं, और कुछ नदियाँ हमारी उत्तर दिशा से निकलती हुई उत्तराखंड से होती हुई आपके आगे बढ़ती चली जाती है और इलाहाबाद से होकर कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि कुछ नदियाँ आपकी दूसरी तरफ जाती हैं और ये बाद में अरब सागर में मिलती हैं। तो वो कहता है कि इनका उछलना कूदना सब कुछ यहाँ पर आकर शांत हो जाता है। और वो कहता है कि जो नदियाँ हैं आखिर किससे मिलने जा रही है, कहाँ भागती हुई जा रही है? वो कहता है जो पहाड़ों से इतने वेग के साथ, इतनी गति के साथ ये भाग रही हैं, तो ये किससे मिलना चाहती है? बच्चों, जब हमें किसी से मिलने की उत्कंठा होती है, इच्छा होती है, तो हम बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं, भागते हैं, तेजी से वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो लेखक को भी यही लगता है कि पहाड़ों से जो ये इतनी गति के साथ नीचे आ रही है, तो ये किससे मिलना चाहती है? उसको लगता है कि शायद निश्चय ही कोई है जिससे ये नदियाँ मिलना चाहती हैं। वो कहता है कि उसकी समझ में ही नहीं आता कि इनका शांत स्वरूप जो है, आगे बढ़कर इनका लक्ष्य क्या है, ये किससे मिलने के लिए आगे बढ़ती जा रही है। वो कहते हैं कि इतना प्यार करने वाला, अपार प्रेम दिखाने वाला हिमालय को छोड़कर ये किसी और किस अन्य व्यक्ति का प्रेम पाना चाहती हैं। बच्चों, यहाँ वो यही बताना चाहते हैं कि जब बाल्यावस्था होती है तो बच्चे अपने माँ बाप के प्यार से खुश रहते हैं, लेकिन जब युवावस्था आती है तो वो बाहर दूसरा प्यार ढूंढते हैं, अपने दोस्त बंधुओं में अपना प्यार ढूंढते हैं। तो उसको ऐसे ही उसने यहाँ पर इन नदियों को भी बताया है कि नदियाँ अपने पिता का इतना प्यार, उन्होंने यहाँ पर हिमालय को पिता कहा है, नदियों को उसकी बेटियां कहा है। तो कहते हैं कि इतना प्यार करने वाले अपने हिमालय पिता को छोड़कर ये किस अन्य व्यक्ति के प्यार को पाना चाहती हैं, किसके लिए इतनी तेजी से भागी जा रही हैं। उन्होंने आगे उदाहरण दिया है कि जैसे बेटियां, लड़कियां शादी के समय, जब शादी के बाद अपने ससुराल जाती हैं, तो मायके की हर प्यारी चीज़ को, उसको कोई चीज़ कितनी ही प्रिय क्यों ना हो, उनको वो छोड़कर हंसी खुशी ससुराल की ओर बढ़ जाती है। वो उन वस्तुओं के मोह में वहीं नहीं रह जाती, उन वस्तुओं का मोह त्याग देती है और अपने ससुराल के लिए आगे बढ़ जाती है। तो कहते हैं उसी तरह ये हिमालय की बेटियां भी अपना जो बचपन जहाँ उन्होंने बिताया है, बचपन कैसे हुआ कि हिमालय से ही उनका उद्गम हुआ है, तो उसको उन्होंने वहाँ से उनका बचपन माना है। जहाँ से उनका स्रोत है
उस स्थान को उन्होंने उसका बचपन माना। जब वे नदियाँ थोड़ा सा अपना विस्तृत रूप लेकर आगे पहुँच गई, उसको उन्होंने नदियों का युवावस्था मानी कि अब वो युवावस्था पे आ गई, और जब तक वो मैदानी इलाकों में आएगी तो वो और युवावस्था को प्राप्त कर लेंगी। तो वो कहती है कि इसी प्रकार जैसे कुंवारी कन्याएं अपना ससुराल जाते हुए अपने बचपन की सभी चीज़ों का मोह छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं, ऐसे ही ये नदियाँ भी सब कुछ छोड़कर कहाँ भागी जा रही हैं। वो कहता है कि हिमालय की बेटियाँ, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, पौधों से भरपूर घाटियाँ, गहरी गुफाएं, हरी भरी घाटियाँ, सब कुछ छोड़कर समुद्र की ओर बढ़ जाती हैं। वो कहता है कि अब इनका अंतिम लक्ष्य क्या है, इनका गंतव्य क्या है? गंतव्य है समुद्र। बच्चों, नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं और जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। तो लेखक कहता है कि ये समुद्र, अगर उनका पहुँच, गंतव्य स्थान उनका समुद्र है, तो उनका निकलने का उद्गम स्थान हिमालय है। तो कहते हैं कि हिमालय से निकलकर ये अपने गंतव्य समुद्र तक पहुंच जाती हैं और अपना सब कुछ, जो कुछ उनका प्रिय है, वो सब कुछ वहीं छोड़ देती हैं। No more spending your energy and money on coaching classes or missing classes for rain, for rally and any other nonsense. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Doubts, concepts, applications, no problem. All explained through great and significant animation. So sit back comfortably in your home and watch Study Spectrum TV channel. लेखक कहता है कि ये नदियाँ भी, हिमालय की जो बेटियाँ हैं, ये भी बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, पौधों से भरपूर घाटियों, गहरी गुफाओं और हरी भरी घाटियों को, सब चीज़ को छोड़कर समुद्र की ओर बढ़ जाती हैं। वो कहता है कि ये सब कुछ छोड़ के आगे जा रही हैं, लेकिन जब ये आगे बढ़ती हैं तो आगे बढ़ते हुए वे कहाँ से निकलेंगी? जो पहाड़ी वृक्षों के यहाँ पर नाम दिए हैं, अनेक प्रकार के पहाड़ी वृक्षों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, सफ़ेदा यूकेलिप्टस के पेड़ को कहते हैं। कैल के जंगलों में जाकर अवश्य उन्हें अपने बचपन की याद आती होगी कि कैसे हमारा उद्गम हुआ था, हम कहाँ से निकली, हम कैसे धीरे धीरे हम युवावस्था को प्राप्त हुई। तो वहाँ पहुँचने पर उन्हें निश्चय ही अपना बचपन याद आता होगा। जैसे लड़कियों को अपना बचपन, अपने गांव से आगे बढ़ते समय उन्हें अपने पुराने दिन याद आते, बीते दिन याद आते, अनेक स्थलों को देखते हुए उन्हें याद आता है कि ये हमारा, यहाँ पर हम खेला करते थे, यहाँ हम ऐसा कुछ करते थे। इस तरह की भावनाएं उनके मन में आती है। उसी प्रकार लेखक को भी लगता है कि इन नदियों को भी जब इन जंगलों में ये पहुँचती होंगी तो निश्चय ही अपने बचपन की याद आती होगी। वो कहता है कि जैसे बड़े बुजुर्ग लोग अपने संतान की फिक्र करते हैं, अपने बच्चों की चिंता करते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, माँ बाप को छोड़कर कहीं आगे जाते हैं, माँ बाप उनके लिए चिंतित होते हैं, उनके लिए व्याकुल होते हैं। वो कहते हैं निश्चय ही हिमालय भी अपनी बेटियों के लिए चिंतित होता होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बेटियां उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं। तो उसे लगता है कि युवा कन्याओं की तरह, जैसे युवा कन्याओं के माता पिता उनकी चिंता करते हैं, उसे लगता है ऐसे ही हिमालय भी निश्चय ही अपनी युवा बेटियों की चिंता करता होगा। जिस प्रकार लड़कियों की शादी हो जाने के बाद घर सूना सूना हो जाता है, यहाँ लेखक ने वैसा ही माना है कि जब हिमालय को छोड़कर ये नदियाँ आगे बढ़ जाती हैं तो निश्चय ही जो उत्तरी क्षेत्र है वो बहुत ही शांत और वीरान हो जाता होगा, क्योंकि वो जो चंचल शोक लड़कियाँ थी, जो वो नदियाँ थी, वे उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ गई हैं। जैसे बच्चे अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं तो जैसे घर सूना हो जाता है, उसी प्रकार लेखक ने माना है कि हिमालय का उत्तर क्षेत्र भी इन नदियों के बिना बड़ा वीरान सा, बड़ा निस्तब्धता वाला, शांत हो जाता है। आगे लेखक कहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी महानदियां हैं जो हिमालय के दिल की पिघली बर्फ की बूंदों से अस्तित्व पाती हैं। बच्चों, ये पिघली दिल की बूंदें क्या हैं? बर्फ का पिघलना। जब हिमालय में बर्फ़ पड़ती है, साल भर हिमाच्छादित हिमालय रहता है, जब वो हिमालय की जो बर्फ़ पिघलती है, उन बर्फ़ के पिघलने से ही इन नदियों का अस्तित्व है। उसी बर्फ़ से ही ये नदियाँ जन्म लेती हैं। तो कहते हैं कि अपना अस्तित्व पाती हैं। अगर हिमालय पे बर्फ़ पड़ना बच्चों बंद हो जाए तो शायद ये हमारी नदियाँ सूख ही जाएंगी, क्योंकि पानी ये
उन्हीं वही बर्फ पिघलती है, वही बर्फ पिघलकर पानी के रूप में, छोटे छोटे स्रोतों के रूप में नदियों का आकार ले लेती हैं। अब यहाँ इन्होंने हमें दो नदियों के बारे में बताया और ये दोनों महानद, उन्होंने कहा कि ये दोनों जो है इनको महानद कहा जाता है। महानद क्यों कहा जाता है बच्चों? आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी आपके आसाम साइड पे जाकर मिलती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हिमालय से अगर हम देखेंगे कि उत्तर भारत में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर गंगा निकलती है। गंगा अपने आप से पूर्ण रूप में गंगा नहीं होती, वास्तव में वो वहाँ पर एक तरफ से, जब वो उत्तर काशी की तरफ से गंगा नदी निकलती है तो वहाँ पे वो भागीरथी कहलाती है। विष्णु प्रयाग और कर्ण प्रयाग से निकलने वाली जो जलधाराएं हैं वो अलकनंदा और मंदाकिनी कहलाती है। ये तीनों जलधाराएं आके देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग में आने पर ये गंगा का रूप ले लेती हैं। इसी प्रकार से यमुनोत्री की तरफ से निकलती है और आगे आगे इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। ये नदी अपने साथ अनेक गंडक, कोसी, घाघरा आदि को लेती हुई बिहार से होती हुई राजमहल की पहाड़ियों से टकराती हुई पश्चिमी बंगाल में मिलती है और पश्चिमी बंगाल से जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी प्रकार उन्होंने सिंधु नदी को भी महानद कहा है। ये महानद क्यों है? क्योंकि इसमें भी जो जम्मू कश्मीर से निकलने वाली जो नदियाँ, अनेक नदियाँ हैं, जैसे कि ताप्ती है, रावी है, झेलम है, सतलुज है, व्यास है, ये सभी नदियाँ उसमें मिलती हैं और उसमें मिलने के बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। तो कहते हैं कि ये दो महानद हैं जो हिमालय की दिल की बूंदों से मिलकर जिनका उद्गम हुआ है, जो बनी है। वो इन्हीं को देखकर वो कहते हैं कि इसको, इन दोनों महानद को देखकर उन्हें जो अनेक नदियाँ हैं जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, व्यास, झेलम, काबुल, बिपाशा, ये सारी नदियाँ, इवन जो आपके गंगा में जो मिलती हैं गंडक, कोसी, घाघरा, ये सब उसको अचानक से याद आ जाती हैं और उनका सुंदर स्वरूप जो है वो लेखक के सामने नाचने लगता है। बच्चों, इन सब से लेखक यही बताना चाह रहा है कि कैसे ब्रह्मपुत्र का निर्माण होता है और कैसे सिंधु का निर्माण होता है, कैसे अनेक नदियों का समागम होने पर एक तरफ से ब्रह्मपुत्र बन जाती है, दूसरी ओर से सिंधु अपना रूप ले लेती है और ये दोनों महानद कहलाते हैं। आगे हिमालय कहता है, आगे लेखक कहता है कि हिमालय और समुद्र का रिश्ता कैसा है। अब जैसे वो कहता है कि पिता, हिमालय को उसने पिता माना, नदियाँ अंतिम उनका गंतव्य क्या है? समुद्र। तो वो कहता है कि जैसे मान लो कि हिमालय उनका पिता है तो समुद्र शायद उनका पति है, जिससे वो मिलने के लिए बेहताशा, बिल्कुल आतुर होकर भागती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि वो नदियां जाके समुद्र में मिलती है, तो उसको समुद्र के मिलने को लेखक ने कहा मानो समुद्र उनका हाथ पकड़ लेता है। जैसे पिता अपनी बेटियों का हाथ अपने दामाद के हाथ में दे देता है विवाह के समय, उसी प्रकार लेखक कहता है शायद हिमालय भी अपनी बेटियों का हाथ अपने दामाद समुद्र के हाथ में दे रहा है। उसे लगता है कि जैसे बचपन होता है, बचपन में बच्चे अपने माता पिता के सामने किसी भी रूप में होते हैं, तो यहीं नदियों के लिए भी कहता है कि जो नदियां हैं ये जब अपने बचपन में रही होंगी, नंग धड़ंग रही होंगी, अपने माता पिता की इन्हें कभी कोई शर्म नहीं की होगी, आज अपना विशाल रूप लेकर आगे बढ़ रही हैं। और जैसे ही उन्होंने युवावस्था प्राप्त करी, अच्छा जब वो नव यौवना हो गई, तो उन्होंने अपने पिता को छोड़कर अपने पति के पास पहुंचने का मन बना लिया है। और उनका पति कौन है? यहाँ पर उनके पति को उसने सागर को माना है। तो वो कहता है जो हिमालय है इसने अपनी बेटियों का हाथ निश्चय ही सागर को देने का निश्चय कर लिया है। तो यहाँ पर लेखक ने हिमालय को नदियों का पिता और समुद्र को अपना दामाद माना है। और अगर वो उनका दामाद है तो दामाद का ससुर हुआ बेटियों का पिता। तो हिमालय समुद्र का ससुर और हिमालय का दामाद समुद्र हुआ। आगे लेखक कालिदास के प्रसंग बताते हैं। बच्चों, आपने भी जाना होगा कि कालिदास जो है संस्कृत के महाकवि हुए और इन्होंने अनेक नाटक लिखे। इन नाटकों में एक इनका मुख्य नाटक था मेघदूत। उन्होंने मेघ को, बादलों को ही दूत बना के यक्ष और यक्षिणी के प्रेम आलाप को एक दूसरे तक पहुंचाया है। इस कथा में, इस नाटक में उन्होंने दो विरही व्यक्तियों को बादलों के द्वारा ही आपस में संदेश पहुंचाया। जैसे हम लोग चिट्ठी पत्री के द्वारा, आज के युग में हम फोन के द्वारा बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा दर्शाया है कि जो मेघ है
बादल जो हैं, बादल ही एक दूसरे के संदेश एक दूसरे के पास पहुंचाते थे। तो यहाँ लेखक वही याद करता है कि कैसे कालिदास ने भी जब वहाँ पे आया था तो कालिदास ने मेघदूत से कहा था, बादल से कहा था कि तुम वेत्रवती नदी का प्रेम संदेश अवश्य दे देना। वो कहता है वेत्रवती, जिसको बेतवा, आज के युग में हम बेतवा कहते हैं, तो तुम वेत्रवती को प्रेम संदेश अवश्य देना, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करती है, तो वो निश्चय ही खुश होगी। तो लेखक ये यहाँ पे फिर से वही मानवीकरण करते हुए बताता है कि जैसे मानो नदियाँ नदियाँ ना होकर कोई जीती जागती लड़कियां हो, या बादल कोई बादल ना होकर कोई जीता जागता पुरुष हो। तो वहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि आज के युग में नहीं, ये लेखक नागार्जुन ने ही इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया है। वो कहता है कि जो पुराने समय में जो महाकवि कालिदास हुए, उन्होंने भी बादल को पुरुष के रूप में माना, और उसको भी मानो उन्होंने अपनी कथा में, उन्होंने अपने नाटक में बताया है बादल को कि तुम भी वेत्रवती को अपना प्रेम संदेश अवश्य देना। तो मानो जो वेत्रवती है, जो बेतवा है, वो भी एक कन्या हो। जैसे एक युवा किसी युवती को अपना प्रेम संदेश देता है, या युवती अपना प्रेम संदेश किसी युवक तक पहुंचाती है, उसी प्रकार लेखक ने भी बादल और नदी को युवक और युवती की तरह ही माना है। तो कहते हैं जैसे पुराने समय में कालिदास ने कहा था, ऐसे ही लगता है कि ये परंपरा जो है बहुत पुरानी है, जिसमें नदियों को कन्या की तरह से माना है। लेखक को लगता है कि महाकवियों ने भी नदियों को जीवंत और सजीव रूप में माना था, और उन्हें यही रूप बहुत पसंद था। वास्तव में पहाड़ियों से निकलती हुई नदियाँ, समतल धरातल पर बहती हुई नदियों को जो भी देखेगा, दोनों में अत्यधिक अंतर पाएगा, क्योंकि पहाड़ों से बहने वाली नदियाँ जो हैं वो अल्हड़ बालाओं जैसी दिखती है। अल्हड़ बालाएं जो बिल्कुल नादान होती है, जिन्हें कुछ नहीं पता, जो उछलती कूदती पहाड़ों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करती हैं। लेकिन जब युवा, अगर मान लो वही कन्याएं मान लो महानगरों में आ जाएं, तो उनका रूप बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ का जीवन और यहाँ की जीवनचर्या बिल्कुल फर्क है। अगर वो पहाड़ों पे है, पहाड़ों का शांत स्निग्ध वातावरण है, वहाँ किसी तरह की चहल पहल नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है, वहाँ गाड़ियों का आवागमन कम से कम है। लेकिन जब यही कन्याएं मान लो महानगरों में आ जाएं, तो मान लो वो यहाँ पर आकर बिल्कुल अलग ही रूप में दिखाई देंगी। उनको यहाँ का जीवन जो है वो बिल्कुल ही उनको परेशान कर देगा, हैरान परेशान कर देगा। वो यही कहना चाहता है कि जो वहाँ की बाला हैं वो फर्क व्यवहार करेंगी, और इसी प्रकार से जो नदियाँ हैं, जो हिमालय में जो उनका रूप दिखाई देता है, जैसा आचरण वे हिमालय में करती हैं, उनका रूप और आकार प्लेन में, समतल मैदान में आते ही बदल जाता है। वो यहाँ आते ही बिल्कुल विस्तार से फैल जाती हैं, अपना विशाल रूप ले लेती हैं, और उस रूप के साथ साथ वे यहाँ पर बिल्कुल शांत और गंभीर हो जाती हैं। तो कहती है जो बहती हुई नदियाँ हैं, ये अपने आप में ही मस्त नव यौवना की तरह ही सबको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। बच्चों, आपने भी देखा होगा कि जैसे ही आप नदी देखते हैं, नदी की तरफ आपका अपने आप से प्यार उमड़ जाता है। आपका मन करता है कि आप जितनी जल्दी हो सके उस नदी में या तो अपने पैर डाल लें, या हाथ पैर डाल के अपने ऊपर पानी डालें। कुछ लोग इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वो नदी के जल में स्नान करने तक के लिए उतर जाते हैं। तो लेखक यही कहना चाह रहा है कि जो पहाड़ से उतरने वाली जो नदियाँ जब मैदानी इलाकों में आ जाती हैं, इतनी शांत हो जाती हैं कि उसमें उतरने का हर किसी का मन करेगा। बच्चों, जो पहाड़ी इलाके में जो नदियाँ बहती हैं, उनमें नहाना बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें इतना वेग है कि जो कोई भी उस बहाव में उतरेगा, नदी उसको अपने साथ बहा कर ले जाएगी। बट उसमें नहाने वाला जो है निश्चित ही है कि वो डूब ही जाएगा। जबकि हम देखते हैं कि जब समतल मैदान में ये नदियाँ होती हैं, वहाँ नहाना आसान होता है। अब लेखक कहता है कि नदियों के अनेक रूप हैं। नदियों को लेखक ने यहाँ पर एक युवा कन्या की तरह से माना है, एक नवयौवना माना है। वो कहते हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी नदियों के बारे में लिखा है, और उन्होंने उनको अलग अलग रूप में देखा है। तो वो कहता है कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता का रूप दिया है। कहता है काका कालेलकर ने भी नदियों के बारे में लिखा है, लेकिन उन्होंने नदियों को लोक माता माना है। बच्चों, जैसे माता हमारा सुख दुख का ध्यान रखती है, हमारे खाने पीने का ध्यान रखती है,
हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है, उसी प्रकार लेखक ने नदियों को लोक माता माना। उन्होंने कहा कि लोक माता की ये पूरे संसार की ही माता है, सबकी जननी है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर नदियाँ ना हो तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। अगर आप अपना इतिहास में आप देखते हैं कि इतिहास में सबसे पहले जो सभ्यता आई थी वो नदियों के किनारे ही बसी थी। जितनी भी सभ्यताएं हैं, अगर आप कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह, जितनी भी सभ्यताएं हैं, सबसे पहले नदी घाटी सभ्यता ही वो कहलाई थी सबसे पहले, क्योंकि वो नदियों के किनारे में बसी थी। कारण क्या है? कि जल ही जीवन है। हर काम के लिए हमें जल की आवश्यकता है। हमें जीवित रहने के लिए जल निश्चय ही चाहिए। तो वो कहता है कि वो लोक माता की तरह हमारा पोषण करती है। नदियों से हमारे खेतों की सिंचाई होती है, नदियों से हमारे अन्य काम होते हैं। हमारे पीने के लिए नदी का पानी आवश्यक है, तो उन्होंने उसको लोक माता कहा, क्योंकि वो सबका कल्याण करती हैं। कुछ कवियों ने इन्हें प्रेयसी के रूप में माना है, प्रेमिका के रूप में माना है, और कितने ही कवियों ने इन्हें बहन का स्थान भी दिया है। तो अलग अलग कवि ने, अलग अलग लेखक ने नदियों के बारे में लिखा है और नदियों को अलग अलग रूप में देखा है। बच्चों, हर किसी का दृष्टिकोण फर्क होता है। हर एक मनुष्य किसी चीज़ को किसी और नज़रिए से देखता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी चीज़ को दूसरे नज़रिए से देखता है। तो लेखक कहता है, तो किसी ने तो नदी को लोक माता माना है, तो किसी ने उनको प्रेयसी के रूप में देखा है, किसी ने उसे बहन के रूप में देखा और किसी ने उसे बेटी के रूप में देखा है। तो लेखक अब अपने बारे में ही बताता है कि एक बार जब उसका मन बहुत ही उचाट हो रहा था, अर्थात उसका मन बहुत व्याकुल था, बेचैन था, उसका मन कहीं नहीं लग रहा था, तो तिब्बत में सतलुज के किनारे में जाकर बैठ गया। उस तिब्बत घूमने गया था, लेकिन उसका मन वहाँ पे बहुत ही बेचैन हो गया, उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था, तो वो नदी के किनारे जाकर बैठ गया। जैसे हम भी देखते हैं बच्चों कि हम अगर नदी के तटों के पास रहते हैं, नदी के किनारे हम रहते हैं, जो लोग हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह में रहते हैं, वे लोग जब शाम होती है, मन व्याकुल होता है, तो शाम को जाके नदी की स्निग्धता में, जो नदी की शीतलता है, नदी की शांति है, वो उन्हें अच्छी लगती है। वो जाकर वहाँ पर अपना समय व्यतीत करते हैं। तो लेखक भी कहता है कि ऐसे ही तिब्बत में वो सतलुज नदी के किनारे पर जाकर बैठ गया। पानी में पाँव डालने से बच्चों पूरे शरीर को शीतलता मिलती है, मन को ठंडक मिलती है। तो उनको भी ऐसा ही लगा और थोड़ी ही देर में उनका मन तरोताज़ा हो गया, उन्हें उससे बहुत ही शांति मिली। लेखक कहता है कि उसके मुंह से बरबस ही एक कविता सी फूट पड़ी कि सतलुज के लिए, उसके लिए एक गीत उसके मन से उमड़ पड़ा। लेखक बोल पड़ा कि हे सतलुज बहन, जय हो तुम्हारी, तुम्हारा स्वरूप बहुत ही प्रिय है, बहुत ही सुंदर है। तुमसे तो हृदय प्रसन्न हो, तुमसे तो सबका हृदय प्रसन्न हो, सारी खुमारी और आलस से दूर हो गया। वो कहता है मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ, मतलब मैं तुम्हारे ऊपर न्योछावर हो जाता हूँ, मैं तुम्हारा तह दिल से ही तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम पुत्री हो या हिमालय तुम्हारा पिता, क्योंकि उसका उद्गम भी हिमालय से हुआ, तो उसने कहा कि तुम हिमालय की पुत्री हो और हिमालय तुम्हारा पिता है। पिता हिमालय चुपचाप रहकर भी तुम्हारे लिए चिंतित है। बच्चों, हम बोलते हैं, जीते जागते लोग हैं, हमारे माता पिता अगर हमारी चिंता करते हैं तो मुंह से बोल के प्रकट कर सकते हैं। तो वो कहता है कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पिता तुम्हारी चिंता नहीं करते, वो भी तुम्हारे लिए चिंतित है। वो कहता है तुम प्रकृति की नर्तकी के समान हो, नर्तकी जो कोई स्त्री नाचती है। तो कहते हैं कि जैसे नृत्यांगनाएं होती हैं, तुम नृत्यांगना हो, क्योंकि नदी जो है वो शांत होकर नहीं, पहाड़ों से जब वो निकल रही है, उसका जो पहाड़ों का जो उद्गम है और वहाँ से जो उसका बहना है, लेखक ने उस रूप को उसका नर्तकी का रूप माना है कि मानो नदी नाच रही हो। वो कहती है इस प्रकृति के प्रांगण में, इस प्रकृति के आंगन में हिमालय अपनी अद्भुत और अनुपम छटा बिखेर रहा है। हिमालय जो है, हिमालय में अनेक तरह की जड़ी बूटियां हैं, अनेक प्रकार के पेड़ हैं, और वहीं से अनेक नदियां निकल रही हैं, अनेक नदियों का वहाँ से उद्गम हो रहा है। तो कहता है हे सतलुज बहन, तुम्हारी जय हो। तो लेखक ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्णन किया है। बच्चों, इस पाठ के द्वारा लेखक हमें ये बताना चाहता है कि कैसे नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, कैसे वहाँ से उनका उद्गम होता है, और वे उसी रूप पे ही नीचे तक नहीं आती,
वहाँ से उद्गम जब होता है वो किसी और रूप में देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं, जैसे जैसे वो मैदानी इलाकों में आती है, उनका स्वरूप, उनका आकार प्रकार सब बदल जाता है। यहाँ तक कि उनका व्यवहार भी बदल जाता है। वहाँ वे जितनी तेज गति से नीचे आ रही होती हैं उतनी ही शांत गंभीर मैदानी इलाकों में हो जाती हैं। और नदियों में अपने आप में समेटने का, सबके साथ प्रेम का भाव बढ़ाने की आदत होती है। वो सबके साथ प्रेम और भाईचारे का, यहाँ पे उन्होंने बताया कि प्रेम और भाईचारे का नाता रखती हैं। इसीलिए जितनी भी छोटी बड़ी नदियाँ मिलती हैं सबको अपने में समेटती हुई वे बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में गिर जाती हैं। तो आइए अब पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को जानेंगे। पहला शब्द है गंभीर। गंभीर का मतलब है गूढ़, शांत और गहरा। संभ्रांत, संभ्रांत, शिष्ट और कुलीन। जो बड़े कुल की होते हैं वो बहुत ही शांत और गंभीर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे इन्होंने नदियों को भी शांत और गंभीर शिष्ट महिला की तरह माना है। महिला, स्त्री, नारी। श्रद्धा, श्रद्धा जब हम अपने से बड़ों के लिए जो हम अपने मन में प्रेम की भावना रखते हैं उसको हम श्रद्धा कहते हैं। विशाल, विशाल बहुत बड़ा होना। भावभंगी, यहाँ पर लेखक ने भावभंगी शब्द का प्रयोग किया है। ये भावभंगी वास्तव में भावभंगिमा है जो उनके विभिन्न स्वरूप हैं, जो हम बिल्कुल नए नए आकार प्रकार, हम अपना नया रूप जो हम धारण करते हैं उसके लिए उन्होंने भावभंगी शब्द का प्रयोग किया। उल्लास, उल्लास खुशी, मन के अंदर से निकलने वाली जो खुशी है उसको हम उल्लास कहते हैं। कौतूहल, जिज्ञासा, कुछ जानने की जो इच्छा है उसको हम जिज्ञासा कहते हैं। विस्मय, हैरानी। विराट प्रेम, विराट प्रेम, प्रेम है एक, और जो विराट है जिसकी विशालता बहुत ज़्यादा हो, जब हम बहुत ज़्यादा किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं वहाँ पे विराट शब्द का प्रयोग होता है। लुप्त, संतुष्ट न होना, अतृप्त, अतृप्त, संतुष्ट न होना। बंधुर, गहरी और बंधी हुई। अधिपत्यकाएं, बच्चों लेखक ने इस पाठ में अधिपत्यकाएं शब्द का प्रयोग किया है। अधिपत्यकाएं जो पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ों पर मिलने वाली गुफाएं हैं वे अधिपत्यकाएं कहलाती हैं। सरसब्ज उत्पत्तिकाएं, सरसब्ज उत्पत्तिकाएं जो हैं, जो हरी भरी घाटियां जहाँ पर जड़ी बूटियां और अनेक प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं, उन घाटियों को हम सरसब्ज उपत्यकाएं कहते हैं। मौन, चुपचाप, प्रवाहित, बहना, श्रेय, अच्छा, आकर्षक, अपनी ओर खींचने वाला, जो हमें बहुत अच्छा लगे उसे हम आकर्षक कहते हैं। लुभावना, मन को भाने वाला, जो मन को बहुत अच्छा लगता है उसको हम लुभावना कहते हैं। झिझक, किसी से जब हमें शर्म आती है, शर्म की जो भावना है उसको हम झिझक कहते हैं। प्रतिदान, प्रतिदान जब हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं और उसको हम लौटाते हैं वो प्रतिदान कहलाता है। प्रेयसी, प्रेमिका। सचेतन, सजीवता, जब हम चेतन अवस्था में होते हैं, जब हम जीवित अवस्था में होते हैं, जब हम कुछ सोचने समझने की अवस्था में होते हैं, उस अवस्था को हम सचेतन अवस्था कहते हैं। समतल, समतल जहाँ पर तल बराबर हो। समतल का मतलब ये है कि जहाँ पर बराबर का तल हो, अर्थात बिल्कुल एक सार जब हो, जहाँ पर ऊंचा नीचा, कभी कभी हम देखते हैं कि घाटियाँ होती है वहाँ पे ज़मीन जो है ऊंची नीची होती है, लेकिन जहाँ पर ज़मीन बिल्कुल एक सार होती है उसको हम समतल बोलते हैं। लोकमाता, लोकमाता कल्याणकारी, जो सबका भला करने वाली हो वो लोकमाता कहलाएगी। उचट जाना, उदास हो जाना। अचरज, हैरानी में डाल देना। मुदित, मुदित शब्द जो है मोद से बना है, यहाँ पर मुदित का अर्थ हुआ मोह लेना, बहुत अच्छा लगना। खुमारी, खुमारी जब हमें किसी चीज़ का नशा हो, आलस्य हो, उसको हम खुमारी शब्द का प्रयोग करते हैं। नटी, नटी होती है नर्तकी। घट, घड़ा। अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके। अद्भुत, विचित्र। अब हम पाठ में आए प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। बच्चों सबसे पहले हम उन प्रश्नों को करेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए गए, लेकिन पाठ के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है।